अब तक हम लोगों ने अपने बजट फिजल पॉलिसी के अंदर फिजल कैपेसिटी क्या है, उसे कैसे बढ़ाना है वो बात कर ली। टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज़ कवर्ड, 7 पे कमीशन की बात कर ली। अभी आगे बढ़ते हैं सब्सिडीज़। ऐसा सब्सिडीज़ मतलब अपना ये बजट और उसका रेवेन्यू पार्ट, वहाँ एक्सपेंडिचर। तो ब्रेक्स पे जाने से पहले 7 पे कमीशन देख लिया था, अभी सब्सिडी की बात करते हैं। देखिए, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर डिसेंडिंग ऑर्डर हमने समझ लिया कि सबसे ज़्यादा सरकारी पैसा जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट में, फिर सब्सिडीज़ में, देन डिफेंस, पेंशन, ग्रांट्स एंड पुलिस। अभी इन सभी में ओनली सब्सिडीज दे आर शोइंग डिक्रीज कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स रिवाइज एस्टिमेट्स। बाकी हर एक जगह पे पहले से ज़्यादा पैसा जाने वाला है। अब ये सब्सिडीज़ का इंटरनल डिसेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं कि विद इन दिस सब्सिडीज सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा फूड सब्सिडी में, लेकिन यहाँ पर भी लास्ट ईयर के कंपेयर में कम पैसा जाएगा, ऐसा सरकार का प्रोजेक्शन है। नेक्स्ट विल बी फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र के अंदर भी सबसे ज़्यादा जाएगा पैसा यूरिया में, और बाकी का न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस, वहाँ पर पोटेशियम और फॉस्फेट फर्टिलाइज़र के अंदर। अब इधर भी पहले से प्रोजेक्शन कम है पैसा जाने का, बिकॉज यूरिया का कमर्शियल डाइवर्जन ना हो उसके लिए 100% नीम कोटिंग किया जाएगा, और कुछ और भी मेजर्स लिए जाएंगे जो कि हम एग्रीकल्चर वाले पिलर में उसकी चर्चा करेंगे। एंड लास्ट विल बी पेट्रोलियम सब्सिडीज़, जहाँ पर पेट्रोल डीजल तो डीरेगुलेट हो गया, बट एलपीजी एंड कैरोसिन सब्सिडीज़ के ये आंकड़े हैं। तो ऑल इन ऑल इन तीनों एज सच पूरी सब्सिडी में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम पैसा जाएगा, और विद इन दैट हर एक जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूअल, वहाँ पर भी पहले से कम पैसा जाएगा। फोकस करते हैं पेट्रोलियम सब्सिडीज़ में। आप देखिए, पिछले साल अलॉटमेंट था 30,000 करोड़ से ज़्यादा, और इस बार उससे काफ़ी कम है। ऐसा क्यों? एक तो पेट्रोल डीजल डीरेगुलेट हो गया, तो उसे हम गिनते ही नहीं हैं। हम लोग गिनते हैं इधर एलपीजी एंड कैरोसिन। तो आप वहाँ पर देखिए कि 1 जनवरी 2015 से एलपीजी सब्सिडी में पहल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कि सीधा आपके बैंक के खाते में पैसा जमा हो जाएगा। तो बहुत सारा जो लीकेज और डाइवर्जन होता था हाउस होल्ड सिलेंडर का कमर्शियल पर्पज़ के लिए, वो कम हो गया। तो वो पूरा मतलब पहल, डीबीटी, आधार और बैंक सीडिंग के चलते वो काम हो गया। नेक्स्ट, बजट 2016 में ये बोला है कि ये एलपीजी पहल स्कीम में भी यदि कोई हाउस होल्ड के अंदर हस्बैंड या वाइफ का टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो उनको ये सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सो यू कैन प्रिज्यूम के उस हिसाब से लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस साल पैसा कम जाएगा। पेट्रोलियम सब्सिडीज़ में हम लोग एलपीजी के अलावा कैरोसिन भी गिनते हैं। अब कैरोसिन लीकेज को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को ये लॉलीपॉप दिया है कि आप कैरोसिन के अंदर भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लागू करिए, और ऐसा करने से आधार और बैंक अकाउंट सब कुछ सीडिंग करने से जितना भी पैसा लीकेज में बच जाएगा उसका 75% पैसा हम आपको दे देंगे इनाम के रूप में, ताकि आप अपने जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके माई बाप के नाम पे अपनी राज्य सरकार की कोई स्कीम चालू कर सको। तो ऑब्वियसली राज्य सरकारों के पास अब इंसेंटिव है, दे विल ऑल्सो मूव फॉरवर्ड टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इन कैरोसिन। तो उस हिसाब से एलपीजी और कैरोसिन दोनों में पहले से सब्सिडी में पैसा कम जाएगा, देयरफॉर वी आर सीइंग अ डिक्लाइन। आगे बढ़ते हैं, जनरल स्टडीज़ मेन पेपर 3, वहाँ पर एक टॉपिक आएगा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी। तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यहाँ पर हमने सरकारी पैसा, टैक्स पेयर का पैसा कहाँ जा रहा है उसके थोड़े मुद्दे देखने पड़ेंगे। तो एक बहुत बड़ा तबका जाता है सब्सिडी के अंदर, और सरकार अब ये चाह रही है कि सब्सिडी में पहले से कम पैसा जाए, थोड़ा फिजल कंसोलिडेशन हो, अपने एफआरबीएम टारगेट लागू करने में थोड़ी मदद मिले। तो इस हिसाब से आप देखिए हर साल धीरे धीरे सरकार ने प्रोजेक्शन बनाया है, दे आर गोइंग टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़, और 2018 तक पहुँचते पहुँचते 1.3% ऑफ जीडीपी उतना ही हम सब्सिडी में जाने को देंगे। सारे आंकड़े याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट खास करके 2016 के और वहाँ पर जीडीपी का कितना, या फ्यूअल, फर्टिलाइजर, फूड के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी सब्सिडी में जा रहा है, मेंस इंटरव्यू में कहीं चाहिए तो आप ये थोड़े आंकड़े याद करके जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे उसका वॉल्यूम 1 चैप्टर 6 बाउंड्रीज ऑफ द वेल ऑफ। वहाँ पर सर्वे ने ये गिनती करके दिखाया है कि कैरोसिन है, गोल्ड है, ये प्रोविडेंट फंड वगैरह, तो जो भी टैक्स के लाभ मिलते हैं या जो चीज़ सस्ते में मिल जाती है, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा ऐसे लोगों को जा रहा है जो कि दे आर वेल ऑफ, अच्छे घर के अपर मिडिल क्लास रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसलिए ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से सब्सिडी लीक हो रही है, जिसके चलते सरकार की फिजल डेफिसिट भी बढ़ती है, और जिसको असल में ज़रूरत है ऐसे लोगों को पैसा उनके हाथ में कम जा रहा है। तो सब्सिडी का ये लीकेज
कम करने की आवश्यकता है। अब लीकेज आप कैसे कम करोगे? आजकल बज़वर्ड है जेम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करो, लेकिन सर्वे ये बोलता है कि हर एक समस्या के लिए ये जेम इट इज़ नॉट द रामबाण सॉल्यूशन। हर एक स्कीम पे हम लोग जेम स्प्रेड नहीं कर सकते। उसके रिलेटेड अब कुछ बातें करेंगे। वापस हम आते हैं एलपीजी पहल स्कीम और वहाँ पर ये सक्सेस कैसे हुआ वो देख लें। सबसे पहले एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका थियरी देखते हैं कि वो कैसे बनाया जाता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं और कुकिंग के अलावा क्या क्या उसके यूज़ होते हैं। ये घर पे देख लेना, कुछ साइंस टेक एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं। अभी एलपीजी पहल स्कीम क्या है? देखिए, एलपीजी सिलेंडर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक 14.2 किलोग्राम्स और उसके ऊपर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई टैक्स नहीं लगाती। और उसके सामने होता है कमर्शियल, जो कि रेस्टोरेंट होटल वगैरह में यूज़ करते हैं। उसके कौन कौन से वेट होते हैं वो वगैरह दिए, घर पे देख लेना। और इस पे केंद्र सरकार राज्य सरकार अपने टैक्स लगा सकती है। अब ये पहल स्कीम क्या है कि डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए आपने एलपीजी सिलेंडर खरीदना है, बाज़ार में वो मिलता है अराउंड 670 रुपीज़ मार्केट प्राइस, लेकिन आप उस प्राइस से उसे अभी खरीद लो और फिर आपके बैंक अकाउंट में सरकार खुद से 240 रुपीज़ आपको तुरंत दे देगी। तो मतलब आपको 36% एक प्रकार से डिस्काउंट मिल रहा है, या कि सब्सिडाइज रेट पे आपको सिलेंडर दिया जा रहा है। और एक हाउस होल्ड को एक साल में ऐसे 12 सिलेंडर्स के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। और ये पूरा स्कीम लगाया, लीकेज इससे कम हुआ, डाइवर्जन कम हुआ और सर्वे बोलता है कि 12,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए सरकारी लीकेज में बच गए। आगे बात, ये बराबर है, ये अच्छा है, बट ऐसा भी नहीं कि पहल स्कीम के अंदर सारी चीज़ एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी। हम पाते हैं कि हर साल आपको एक हाउस होल्ड को 12 सिलेंडर मिलते हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर हाउस होल्ड 10 सिलेंडर में उनका काम चल जाता है। 12 सिलेंडर एक साल में मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। तो जब मार्च करीब आएगा तो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ये गेम खेलेंगे कि हाउस होल्ड के कुछ लोगों को अपनी बोतल में उतार के कि भाई आप बुक करा लो और फिर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, और फिर आपके खाते में आपको 240 रुपये मिल गए तो आप राज़ी हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा 2 सिलेंडर हैं, मतलब 12 में से 10 आपने यूज़ कर लिए हैं, उतने में काम चल जाता है। बाकी के 2 सिलेंडर्स आपसे बुक करवाए जाएंगे, बट वो डिस्ट्रीब्यूटर जाके किसी रेस्टोरेंट को बेच देगा। तो एक प्रकार से ये क्या हो रहा है, सिलेंडर्स का डाइवर्जन। सरकार को इससे 2 प्रकार से नुकसान होता है। एक तो कि एलपीजी सब्सिडी में 240 480 रुपये सब्सिडी के लीक हो गए। दूसरा, कमर्शियल सिलेंडर अगर रेस्टोरेंट वाला खरीदता तो उस पर उसको टैक्स भरना पड़ता, तो वो टैक्स की आमदनी भी सरकार की चली गई। तो ये 2 नुकसान हो रहे हैं। सर्वे ने इसकी दवाई ये बोली है कि एज सच एलपीजी डीपीडी ये बढ़िया है, बट हाउस होल्ड को साल में 10 सिलेंडर ही देने चाहिए, 12 सिलेंडर नहीं देने चाहिए। खैर, ये तो सर्वे के सजेशन थे। अब इसमें से बजट 2016 में क्या क्या लागू किया गया। पहली बात, आपको पता होगा कि मोदी जी एक स्कीम चला रहे थे, प्रोजेक्ट की आप अपनी गिव अप योर एलपीजी सब्सिडीज़। तो जेटली ने अपने बजट में बोला है कि करीब 75 लाख हाउस होल्ड ने वॉलंटरीली अपना एलपीजी सब्सिडी हमको नहीं चाहिए ऐसा दे हैव गिवन अप। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे बेशरम लोग हैं जो कि मालदार भी हैं लेकिन फिर भी सब्सिडी छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए सरकार ने ये तय किया है कि किसी एक हाउस होल्ड के अंदर हस्बैंड या वाइफ का साल में टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो तो उनको एलपीजी डीबीटी वाला ये पहल स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका 10 लाख से ज़्यादा टैक्सेबल इनकम था, देन यू विल नॉट गेट दिस बेनिफिट। तो इस हिसाब से फिर सर्वे के अंदर ही और बजट में हमने प्रोजेक्शन देखे कि कैसे सब्सिडी पहले से कम होगी। आगे बात, ये तो बराबर है कि रिच एंड इन्फ्लुएंशियल को सब्सिडी नहीं चाहिए तो उनसे हमने उनको देना बंद कर दिया। उसके आगे गरीब लोगों को हम पाते हैं कि ये जो गरीब महिलाएं स्पेशली बीपीएल फैमिलीज वो ओपन फायर, वो चूल्हे के अंदर खाना बनाती है। इससे 2 नुकसान, एक तो उनकी ड्रजरी बढ़ती है, कहीं जाके फायरवुड कलेक्शन के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहना पड़ता है, और ऐसे चूल्हे में 1 घंटा आपने काम किया तो इट इज़ इक्वल कि 400 सिगरेट के धुएँ से जितना नुकसान होता है उतना ही नुकसान वो करता है। इस समस्या का हल लाने के लिए 2016 बजट के अंदर सरकार नई स्कीम लेके आती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका फीचर ये है कि 1.5 करोड़ बीपीएल फैमिली को एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा, वो बीपीएल हाउस होल्ड की महिला के नाम पर। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, नेचुरल गैस, वो जाके हर एक ऐसे कनेक्शन के लिए 1600 रुपये सब्सिडी या ले प्लान उसका पैसा देगी। और इससे दूसरा भी फ़ायदा, एक तो कि आपके ड्रजरी कम हुई, महिलाओं का ऐसा जो उनकी हेल्थ को नुकसान हो रहा था वो कम हुआ, और साथ ही साथ ये गांव और दूर दराज के इलाकों में जो बीपीएल फैमिली है उनको एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, वहाँ साल में सिलेंडर देने के लिए जाना पड़ेगा, तो वो जो पूरी सप्लाई चेन बनेगी वहाँ ग्रामीण युवकों को भी नए रोज़गार
के अवसर प्रदान होंगे। आगे बात हम फोकस करें अब कि सर्वे और उसका वॉल्यूम 1 चैप्टर 3 स्प्रेडिंग जेम अक्रॉस द इंडियन इकोनॉमी। ये आजकल बजवर्ड चल रहा है कि सब्सिडी लीकेज कम करना है तो हर एक जगह जैन आधार मोबाइल और डायरेक्ट बेनिफिट वाली ट्रिनिटी आप यूज़ कर लो, बट इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि ये जेम ट्रिनिटी वाली चीज़ एलपीजी फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए बराबर है, लेकिन फूड या केरोसिन या ऐसी कोई चीज़ में लागू करना होगा तो हमको लाभ नहीं होगा। ऐसा क्यों? कंसेप्ट समझते हैं। सर्वे कंसेप्ट देता है डिलीवरी पॉइंट के कि फर्स्ट माइल डिलीवरी पॉइंट मतलब कि बेनिफिशियरी का आप आइडेंटिफिकेशन करो। सेकंड माइल मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वहाँ पर क्या अच्छे बुरे आयाम हैं। एंड लास्ट माइल मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर कोई भी स्कीम के अंदर ऊपर से केंद्र सरकार से पैसा नीचे तक जा रहा है तो फर्स्ट माइल से मिडिल माइल और लास्ट माइल, इन तीनों जगहों पर हर एक चीज़ बढ़िया हो, ओनली देन द प्रोजेक्ट विल सक्सीड, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम्स। समझते हैं। हमने देखा एलपीजी पहल स्कीम बढ़िया है, सक्सेस रही, तो वहाँ पर फर्स्ट माइल मतलब बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन काफ़ी आसान है। हर एक जन ने अपना एलपीजी सिलेंडर कलेक्शन लिया है, उनको आप बोल दीजिए कि भाई बैंक अकाउंट के साथ लिंक अप कर लो, एंड ऑप्शनली आप आधार कार्ड के साथ भी उसका सीडिंग कर दो तो पूरी सिस्टम चल सकती है। यहाँ पर बढ़िया इसलिए है क्योंकि बेनिफिशियरी कौन है? पूरा हाउस होल्ड है, और डिलीवरी पॉइंट कौन है? वो भी पूरा हाउस होल्ड है। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वहाँ पर एक प्रावधान ये है कि प्रेग्नेंट महिला को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आप समझिए यहाँ पर महिला है, उसका आधार कार्ड होगा तो पर पर्सन, और उसका बैंक अकाउंट अलग से होगा नहीं, अपना ये जनधन अकाउंट बनाया जाता है एक हाउस होल्ड के लिए एक अकाउंट। तो मतलब डिलीवरी पॉइंट क्या हुआ पैसा भेजने का? डिलीवरी पॉइंट इज पर हाउस होल्ड, और बेनिफिशियरी कौन है? पर इंडिविजुअल, एक प्रेग्नेंट महिला। ऐसे केस में सर्वे ये बोलता है कि अगर ये 6,000 रुपये उसे ऊपर से दिए जाएंगे तो वहाँ से मे बी कि 4,000 रुपये ही उस पर खर्च किए जाएँ और बाकी के 2,000 का उसका पति दारू पी जाए। बिकॉज जब भी ऐसे हाउस होल्ड के बैंक अकाउंट होते हैं तो मेल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड दे विल ऑपरेट दिस अकाउंट। तो अपना ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट या ये जेम ट्रिनिटी लागू करने में ये एक दिक्कत आ सकती है। आगे बात, ये तो हुआ अपना फर्स्ट माइल बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर ये समस्या। देन मिडल माइल, मिडल माइल मतलब कि बीच के अंदर जो पूरे डिस्ट्रीब्यूटर्स की चेन रहती है, ऊपर से पैसा नीचे तक आता है। पहल एलपीजी स्कीम में बहुत छोटी चेन थी, ऊपर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वो सब्सिडी के पैसे 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनी को दे देती थी, और वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाले अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते थे, और सामने आपके अकाउंट बैंक अकाउंट है और वो पूरा टाइप ऑनलाइन हो गया। तो मतलब बहुत कम मिडल मैन है, इसलिए काम आराम से हो जाता है। सेम वे सर्वे ये बोलता है कि अगर फर्टिलाइज़र के अंदर हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इम्प्लीमेंट करना हो तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से बहुत छोटी चेन है कि फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री, नीचे फर्टिलाइज़र कंपनियाँ और नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो वहाँ हम ये लागू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट उसके सामने केरोसिन में लागू करना हो तो मिडल में बहुत सारे इंटरमीडियरीज है। आप समझिए, केरोसिन की सब्सिडी जाएगी तो सबसे पहले केंद्र सरकार का पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री वो सब्सिडी का पैसा देंगे, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पीडीएस एंड कंज्यूमर अफेयर्स, और वहाँ से वो पैसा नीचे जाएगा राज्य सरकार के पीडीएस डिपार्टमेंट में, और वहाँ से नीचे जाएगा एक एक राशन की दुकान के जो भी ऑपरेटर्स हैं। तो बीच में बिचौलिए बहुत ज़्यादा हैं, तो देयर विल बी रेड टेप्स, ब्यूरोक्रेटिक हैजल्स, लीकेजेस, करप्शन एंड सो ऑन। इसलिए यहाँ दिक्कत आ सकती है मिडिल माइल के अंदर। देयरफॉर केरोसिन में ये करना उपयुक्त नहीं होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। फिर भी अगर लागू करना है तो सर्वे ये बोलता है कि इन सबको कोई इंसेंटिव मिलना चाहिए, स्पेशली राशन की दुकान वालों को कोई कमीशन या ऐसी कोई चीज़ मिल जाए तो दे विल बी मोर प्रोएक्टिव इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। ऑल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हैं बापू, दैट इज़ बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड पब्लिक अपटेक। इसमें फंडा ये है कि गरीब आदमी राशन की दुकान पे जाए, अपना अंगूठा मारे और वो बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेट हो गया, उस प्रकार से फिजिकल अपडेट जो भी केरोसिन, शुगर या फूड ग्रेन्स है वो लेके जाए। सो एक ये दवा हम कर सकते हैं। देन लास्ट माइल, लास्ट माइल मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर आप ऊपर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में पैसा भेज भी रहे हो, सबके जनधन अकाउंट भी खोल दिए, आधार कार्ड से लिंक भी कर दिया, मोबाइल से लिंक कर दिया, लेकिन वो आदमी के आजू बाजू में कोई बैंक ही नहीं है, तो वो अपना पैसा डायरेक्ट बेनिफिट का कैसे निकालेगा? उससे जाके वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज कैसे खरीदेगा? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बड़ी चुनौती है लास्ट माइल डिलीवरी में।
सर्वे ने ये ऑब्जर्व किया कि भारत के 1/3 ऑफ द विलेजेस आर सच दैट वहाँ पर 5 किलोमीटर के अंतराल में कोई भी बैंक नहीं है। केन्या के तुलना में भारत के अंदर बैंक बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग एजेंट वो भी बहुत कम है। उसकी क्या दवा हो सकती है? एक तो पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसा कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पेशली इंडिया पोस्ट को जो पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला है उसके ज़रिए हम ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन का पेनिट्रेशन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वे ये बोलता है कि भारत के अंदर मोबाइल पेनिट्रेशन बहुत बढ़िया है और मोबाइल रिचार्ज के आउटलेट भी बहुत दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड कि हर 720 लोगों के बीच आपको एक रिचार्ज की दुकान या कोई एजेंट मिल जाएगा। तो इसको भी परहैप्स एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको फर्टिलाइजर या फूड सब्सिडी का पैसा मान लो बैंक अकाउंट में चला गया तो मोबाइल कंपनी से आपको ऑटोमेटिक एसएमएस आ जाए और आप वो जो भी पैसा निकालना है वो जाके मोबाइल रिचार्ज ऑपरेटर से निकाल सको। तो ऐसा भी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं थ्रू पेमेंट बैंक और वहाँ जो मोबाइल कंपनियों को लाइसेंस मिला है। अल्टरनेटिवली बीएसएनएल ने एसबीआई के साथ टाई अप करके एक डिजिटल वॉलेट लेके आए, जैसे पेटीएम डिजिटल वॉलेट है, ऑक्सी रिच और सो ऑन, उसी प्रकार बीएसएनएल और एसबीआई ने मिलकर जो डिजिटल वॉलेट बनाया दैट इज स्पीड पे, तो उसकी मदद से हम कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ अभी धीरे धीरे लागू हो रही है, तो लास्ट माइल के अंदर अभी बहुत दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना नहीं हुआ है। ये हम ग्राफ के जरिए भी सर्वे ने बताने की कोशिश की है। रेड कलर मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही कम है, ग्रीन एरिया आप पाएंगे कि बहुत कम जगह पे बढ़िया रूप से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाया है। इसके अनुसंधान में इकोनॉमिक सर्वे में एक डेफिनेशन कंसेप्ट दिया है, रटना पड़ेगा क्योंकि ये प्रीलिम में कुछ पूछ ले। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट माइकल क्रैमर, उसने एक ओ रिंग थियरी दी है कि अगर कोई प्रोसेस है वहाँ जो छोटी छोटी रिंग है तो हर एक को एफिशिएंट होना पड़ेगा तभी जाके पूरी प्रोसेस बढ़िया रूप से काम करेगी। मतलब अगर हमने किसी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर ये जनधन आधार मोबाइल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डालना है तो वहाँ फर्स्ट माइल मतलब बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन भी बढ़िया होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बढ़िया होनी चाहिए और लास्ट माइल में फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़िया होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो ओ रिंग थियरी के हिसाब से फॉर एग्जांपल कि मान लो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन में केवल 30% काम हुआ है, मिडल माइल के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल केवल 20% रेडी है और फाइनेंशियल इंक्लूजन मान लो कि केवल 10% एरिया में हुआ है, तो ऑल इन ऑल अपनी एफिशिएंसी या प्रिपेयर्डनेस कितनी होगी? 30 + 20 + 10 उसका एवरेज निकालोगे तो 20 आएगा, तो 20 नहीं होगी, अपनी एफिशिएंसी या प्रिपेयर्डनेस होगी ओनली 10। जो वीकेस्ट लिंक या जो छोटे से छोटी रिंग होगी उसमें जितना अपना बढ़िया काम हुआ है उतना ही पूरी सिस्टम में काम आउटपुट में अपने को दिखेगा, दैट इज द ओ रिंग थियरी। अब इस हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे ने प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बनाया। सबसे पहले जनधन आधार मोबाइल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वो अगर शहरी इलाकों में लागू करना हो तो उसकी क्या प्रिपेयर्डनेस है, मतलब तीनों तरीके से अपना बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन हुआ है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़िया है क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है क्या, उस हिसाब से उन्होंने इंडेक्स बनाई। तो आप ये मैप के ऊपर ऑब्जर्व करो, ग्रीन इलाके हैं और थोड़े ऑरेंज कलर के इलाके हैं, कुछ ब्लैक इलाके भी हैं, मेरे ख्याल से उसका मतलब ये है कि वहाँ कोई डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो अर्बन इलाकों में तो खैर फिर भी ठीक ठीक काम हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में अगर वहाँ जेम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डालना हो तो देखिए पूरे आंकड़े अब एरिया भी रेड होने लगा, मतलब वहाँ प्रिपेयर्डनेस बहुत कम है और वो कम इसलिए है क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब लास्ट माइल वाले रिंग जो है वहाँ काम कम हुआ है, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से पूरा अपना एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगा, तो यहाँ ये रेड कैटेगरी में आ गए। उससे विपरीत ये तो मतलब दो चीज़ बात हुई कि डायरेक्ट बेनिफिट बैंक में पैसा डाल देना है। तीसरी चीज़ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं बापू, दैट इज़ बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपटेक। सर्वे ने देखा कि आंध्र प्रदेश के अंदर राज्य सरकार कुछ जिलों में ये चीज़ कर रही है कि राइस और केरोसिन का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो बापू सिस्टम, मतलब गरीब आदमी जाए राशन की दुकान में अंगूठा मारे, बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेट हो गया, उस हिसाब से उनको जितने किलो शुगर या फूड ग्रेन मिलना है, जितने लीटर केरोसिन मिलना है वो सस्ते दाम में मिल जाएगा और वो जा सकता है, और वहाँ लीकेज ऐसा करने से कम हुआ है। तो अब देखिए वो ग्रीन कलर बता रहा है मतलब कि ये काम बढ़िया हुआ है और उसके जो जो अपने स्मॉल रिंग्स हो गए प्रिपेयर्डनेस वो बढ़िया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग बापू एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑल इन ऑल सर्वे ने ये मैट्रिक्स बनाया है कि आप केरोसिन है, फर्टिलाइज़र, फूड सब्सिडी या एलपीजी, तो वहाँ फर्स्ट माइल, मिडल माइल, लास्ट माइल, वहाँ क्या क्या प्रिपेयर्डनेस पेनिट्रेशन है और उस हिसाब से कौन सी चीज़ कहाँ पर लागू करना बढ़िया होगा। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन में जेम ट्रिनिटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालना दैट विल बी मोर आइडियल।
लेकिन उसके सामने केरोसिन डिस्ट्रीब्यूशन में इट विल बी बेटर टू गो फॉर बापू बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपटेक। लेकिन कुछ स्लाइड पहले हमने देखा कि अभी केंद्र सरकार ने राज्यों को ये बोला है कि केरोसिन में भी आप डीबीटी डालो ताकि उसमें जो सब्सिडी लीकेज में पैसा बच जाएगा उसका 75% हम आपको इस्तेमाल करने देंगे इनाम के रूप में। तो मतलब यहाँ सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे की बात नहीं मानी, बापू नहीं डाला, डीबीटी शुरू कर दिया। थर्ड इज फूड सब्सिडी के अंदर भी सर्वे तो ये बोलता है कि बापू विल बी मोर बेटर, कि गरीब आदमी जाए वहाँ पर अंगूठा मारे और उसको अनाज मिल जाए, क्योंकि वो शराबी जो हाउस होल्ड में ऑपरेट कर रहा है बैंक अकाउंट, ऐसा ना हो। बट यहाँ पर भी कुछ ही दिनों पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को बोला है कि फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक्सप्लोर करो। मतलब ये भी सर्वे का ये भी सुझाव केंद्र सरकार ने नहीं माना है। एंड लास्टली फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र में सर्वे ये बोलता है कि दोनों चीज़ कोई भी एक लागू कर सकते हो, बापू में भी जा सकते हो और सीधा जनधन बैंक अकाउंट में पैसा डालो तो भी बढ़िया है। अब इस अनुसंधान में बजट 2016 में क्या बोला गया कि सरकार ने ये बोला विल एक्सप्लोर मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, और उस हिसाब से हम टारगेटेड सही लोगों को उसके बेनिफिशियरी को पैसा मिल जाए ऐसे प्रयत्न करेंगे। और सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम लोग फर्टिलाइजर सब्सिडी डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब जेम डीबीटी ट्रिनिटी यहाँ पर यूज़ की जाएगी। और उसके बाद मैंने जो आपको बताया कि बाकी चीज़ों में तो वो सरकार बापू अभी एक्सप्लोर नहीं कर रही है, मोस्टली दे आर गोइंग फॉरवर्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, चाहे वो फूड सब्सिडी का मामला हो या केरोसिन सब्सिडी का मामला हो। ठीक है, तो ऑल इन ऑल हम लोग ये बजट, उसका रेवेन्यू पार्ट, वहाँ रिसीप्ट, टैक्स, नॉन टैक्स, वो लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया था। और फिर ये अपना एक्सपेंडिचर पार्ट में ब्रेक पे जाने से पहले हमने देख लिया वो 7th पे कमीशन की बात। अभी इतनी देर तक जो चर्चा की वो ज़्यादा सब्सिडी की बात कर ली कि हर एक जगह पे हम जेम क्यों स्प्रेड नहीं कर सकते। तो मतलब रेवेन्यू और उसका इनकमिंग एंड आउटगोइंग मनी, रिसीप्ट, एक्सपेंडिचर, वो मामला ख़त्म है। अभी आते हैं डेफिसिट के ऊपर। डेफिसिट कैसे, ये 2015-16 के आंकड़े हैं करोड़ सौ रुपीज़ में। केंद्र सरकार को रेवेन्यू रिसीप्ट में कितना पैसा आता है, तो रेवेन्यू रिसीप्ट के अंदर टैक्स में कितने 9.5 लाख करोड़ से ज़्यादा, नॉन टैक्स के अंदर 4.9 लाख करोड़ से ज़्यादा, तो इतनी आमदनी है टोटल, मतलब 14.5 लाख करोड़ रुपीज़। और उसके सामने खर्चा कितना, कुल मिला के 17.9 लाख करोड़ रुपीज़। तो मतलब रेवेन्यू पोर्शन की बात करें तो इनकमिंग मनी इज़ लेस, आउटगोइंग इज़ मोर, आमदनी अट्ठनी, खर्चा रुपया। तो डेफिसिट कितनी है, अराउंड 3.4 लाख करोड़ रुपीज़। तो ये 2015-16 के लिए रेवेन्यू डेफिसिट अपनी क्या हुई, 3.4 लाख करोड़ रुपीज़। अब उस साल के जीडीपी एट करंट प्राइस पे उसको डिवाइड करो। उस वक्त 2015-16 का जीडीपी एट करंट प्राइस है 135 लाख करोड़ रुपीज़। तो रेवेन्यू डेफिसिट को जीडीपी से डिवाइड करो, आपको मिलेगा 2.5%, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब ओरिजिनल फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, वहाँ पर ये बोला गया था कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने अपनी रेवेन्यू डेफिसिट को जीडीपी के 0% कर देना है। आगे चल के 14 फाइनेंस कमीशन ने भी ये बोला, बट केंद्र सरकार को पता है कि इट इज़ नॉट पॉलिटिकली फिजिबल, तो रेवेन्यू डेफिसिट को ज़ीरो तो नहीं करेंगे बट हो सके उतना कम करेंगे। तो 2015 हमने अभी पिछली स्लाइड में गिनती की, रेवेन्यू डेफिसिट था 2.5%, 2016 में उससे थोड़ा कम करेंगे 2.3, 17 में और कम, 18 में और कम, तो 2018 में 1.3% विल बी द जीडीपी रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक, अब सिविल सर्विसेज में ये आंकड़े इतने भी काम के नहीं, बट बैंक की परीक्षाओं में वो पूछ लेते हैं ट्रिवियल जीके के नाम से, तो ये आप आंकड़े याद करके जाना। एक और बात, ये तो हमने समझा कि रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू पार्ट में हम गिनती करते हैं, लेकिन वापस आते हैं। आप याद करो कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर ये इंटरेस्ट, सब्सिडी, डिफेंस, पेंशन, ग्रांट्स एंड पुलिस, यहाँ सब कुछ पैसा जा रहा है, राइट। अब इधर जो ग्रांट में पैसा राज्य सरकारों को जाता है, इट गोज अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। 3 प्रमुख ग्रांट होती हैं कि राज्य सरकार की रेवेन्यू डेफिसिट के लिए ग्रांट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और लोकल बॉडीज़ के लिए। अब मान लो ये जो ग्रांट के अंदर पैसा गया, एज सच ग्रांट में है, इसलिए हम गिनेंगे रेवेन्यू पार्ट के अंदर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट हो सकता है कि यहाँ से कुछ पैसा राज्य सरकार किसी कैपिटल एसेट के निर्माण में यूज़ करे। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट में पैसा मिला, तो वहाँ से यूज़ करके अपने गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी के बाजू में उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर बना दिया है,
तो लाइक दैट वो एक बिल्डिंग हो गया, कैपिटल एसेट बन गया, उसी प्रकार स्कूल, म्यूनिसिपल स्कूल या ऐसा कुछ निर्माण हो रहा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमने गिनी ये बराबर, लेकिन वहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कुछ हिस्सा तो कैपिटल एसेट बनाने में जा रहा है, तो वो सारे खर्चे हमने माइनस कर देने चाहिए, राइट। तो रेवेन्यू डेफिसिट से वो ग्रांट्स यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट उसको आप माइनस कर दो, तो आपको ये पहले से आंकड़ा कम मिलेगा। तो अपना रेवेन्यू डेफिसिट था 2015-16 के लिए 3.4 लाख करोड़ रुपीज़, उसमें से ये ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट जो कि कैपिटल एसेट बनाने में यूज़ हो गए, उसको आप माइनस करो तो आपको नया मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, वो है 2.09 लाख करोड़ रुपीज़। और इसको आप 2015 के जीडीपी मतलब 135 लाख करोड़ से डिवाइड करो तो आपको क्या जवाब मिलेगा, 2.5% से कम आएगा, कितना, 1.5%। दिस इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कंसेप्ट ओरिजिनल एफआरबीएम एक्ट बना था 2003 में, उसको 2012 में अमेंड करके ये लोग इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कंसेप्ट लाए, और फिर वहाँ टारगेट था कि इसको 0% कर देना है। रेवेन्यू डेफिसिट को 0% नहीं कर सकते, बट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0 करेंगे। तो वहाँ पर 2015 में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 1.5% ऑफ जीडीपी, अभी पिछली स्लाइड में देखा। 2016 में उससे कम करेंगे तो ये आंकड़े हैं, 2017 और 18 के अंदर उसको 0 कर देंगे। तो ये एक आंकड़ा याद रख के जाना पड़ेगा कि एफआरबीएम एक्ट और उस अनुसंधान में 2018 में हम लोग इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0 कर देंगे। अब ये दोनों को सुपर एक ही ग्राफ में देख लेते हैं। पहले तो रेवेन्यू डेफिसिट, तो उसके ये आंकड़े, उसको 0 नहीं करना है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब ये अपना रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट दैट वर यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, उसको आप माइनस करो, आपको मिलेगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, उसको 0 कर देना है। मतलब ओरिजिनल एक्ट में तो बात थी कि रेवेन्यू डेफिसिट 0 करना है, बट पॉलिटिकल इट इज़ नॉट फिजिबल, प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट फिजिबल, ऐसा सोच के सरकार नया कंसेप्ट लेके आई इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो जो स्वामी विवेकानंद बोल के गए कि अब वी शुड एम फॉर हाई, यहाँ पर सरकार ने किया कि टारगेट बोर्ड ही नीचे कर दिया ताकि निशाना आराम से लगाया जा सके। ठीक है, तो मतलब अपना जो बजट था वहाँ पर ये रेवेन्यू पार्ट, वहाँ रिसीव एक्सपेंडिचर देख लिया और उसका डेफिसिट गिनती और आंकड़े हमने समझ लिए। ऑल इन ऑल अपना सेकंड पिलर बजट एंड फिजल पॉलिसी, वहाँ फिजल कैपेसिटी बढ़ाना है क्यों, कैसे, वो समझ लिया। टैक्सेशन के पूरी मैटर देख ली, 7 पे कमीशन देख लिया, और सब्सिडी में हर एक जगह हम लोग जेम स्प्रेड नहीं कर सकते वो बात करी, और रेवेन्यू डेफिसिट की चर्चा करी। आगे के वाले पार्ट के अंदर हम देखेंगे डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ें और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और ये दो बातें खत्म होंगी तो अपना ये पूरा सेकंड पिलर विल बी ओवर।